हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमने जो भी पढ़ा है, जो भी हम 14 तारीख तो को पढ़े थे उसको हमने रिवीजन किया है। और रिवीजन करने के बाद ज़्यादा टाइम तो था नहीं, तो सुबह में जो भी रिवीजन किए और रिवीजन करने के बाद हम लोग चले गए थे कॉलेज। और कॉलेज जाने के बाद वहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड, 1 घंटा वहाँ भी पढ़े और पढ़े नहीं, बस और भी दोस्त वगैरह थे तो वहाँ बैठ के आराम से सुन रहे थे। अगर वो लोग हों तो इतना हल्ला होता है कि बस पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। तो वहाँ से फिर चले गए थे मार्केट। तो 2 दिन पहले हमारा जो स्लीपर था वो घर में पहनने के लिए वो टूट गया था, तो उसको लेने के लिए मार्केट भी जाना था। तो टाइम तो नहीं, वैसे नहीं लग रहा था कि मार्केट जाएंगे। वैसे स्पेशल दिन तो एक चप्पल के लिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन इसको हम एक दिन जब कॉलेज जा रहे थे तो वहाँ से थोड़ा नज़दीक पड़ता है, तो हम लोग सोचे कि वहाँ से ख़रीद लेते हैं। और उनको भी छुट्टी होता है, उस दिन जाना पड़ता है, क्योंकि काम के बावजूद हम छोटे छोटे का ये चप्पल वगैरह तो आता ही रहेगा। इसलिए हम आज आके हम खुद ही चूज कर लिए और कौन लेना है। वैसे ही बड़ा मिला। आने के बाद हमने क्या क्या पढ़ा है, जो कि कॉलेज से आने के बाद तो हमने पढ़े थे, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चंस था उसके पूरा एनालाइज किया गया था, दल बदलू। और आप जानते हैं कि दल बदलू जो है कानून है, दल बदल कानून, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और 5वीं अनुसूची में आता है। और ये बहुत बार पूछा गया, हम बहुत बार इसको देखे हैं। और इसमें आप देखते हैं कि इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एवं मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। इसे भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो वो है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। यहाँ एक ऐसा अधिकार है जो व्यक्ति के आंतरिक को राज और गैर राज अभिकर्ताओं को दोनों के हस्तक्षेप से बचाता है, व्यक्ति को स्वायत्त जीवन और विकल्प चुनने की अनुमति देता है। तो ये है। और आगे चलेंगे तो निजता का अधिकार के बारे में पूरा पढ़ा गया था। और ये अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार व्यक्ति के स्वतंत्रता के एक आंतरिक भाग के रूप में और विधान के और संविधान के भाग के 3 द्वारा प्रत्ययभूत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। तो इसके बारे में पूरा एनालाइज है। और आप देखते हैं कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र में 2021-22 में भारत के जीडीपी में लगभग डैक्स का योगदान था, तो 53% का था। इसमें आपको क्वेश्चंस दे दिया जाता है और परसेंटेज दे दिया जाता है, 53, 82 ऐसे करके। तो आपको 53% था। और आगे बढ़ेंगे तो इसमें और भी पूछा गया है, जिसमें 1882 में पुणे में आर्य महिला समाज, यानी कि इसके बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, आपने क्वेश्चंस में आए होंगे, कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे। 1882 में पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने किया था? तो पंडिता रामाबाई सरस्वती ने किया था। और इन्होंने एक क्या कहते हैं, लिंग आधारित सामाजिक भेद आलोचना की थी। उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के ड्रावने जिस टाइम जीवन के बारे में प्रकाशित की थी, उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं के लिए दमनकारी है। उन विधवाओं की सहायता करने के लिए जिनके साथ पति के परिवारों के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, उन्होंने पूना में एक विधवा के घर की व्यवस्था की स्थापना की थी। यहाँ महिलाओं ने स्वयं के को वित्तीय रूप से बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया। ताराबाई सिंधे के बारे में जानते होंगे। इन्होंने 19वीं शताब्दी के नारावादी कार्यकर्ता और पृष्ठभूमि उच्च जाति के थे। और इन्होंने लिंगवाद के विरुद्ध लड़ी थी। 1882 में स्त्री पुरुष तुलना के मराठी मूल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। इनकी प्रकाशित कृतियों में से एक है। और आप जानते होंगे सावित्रीबाई फूले, जिन्होंने पहली, जो अगर कोई पूछता है कि भारत का पहले ट्रेन को कौन चलाया था, तो आप बता देंगे। और बहुत अच्छे नाम है उनका भी। और आपके पास सबसे जो आईपीएस रहे हैं महिला में कौन थे, तो वो भी आप बताएंगे। आईपीएस कौन रहे हैं वो भी आप बताएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? तो वो थी सावित्रीबाई फूले। उन्होंने महाराष्ट्र से थी और महाराष्ट्र में शिक्षक थी। और ये एक महिला थी और प्रसिद्ध समाज सुधारक थी। उन्होंने निचली जाति और महिला के लिए लड़ी। और 19वीं में पुणे समाज का शासन करने वाले दमनकारी सामाजिक संरचना के खिलाफ आवाज उठाई।
इनका योगदान तर्क, समानता, सत्य और मानवता जैसे मानवीय मूल्य पर केंद्रित था। फातिमा शेख जो महाराष्ट्र की थी, उन्होंने 19वीं शताब्दी के लिए थी। ये भी लड़कियों की शिक्षा की प्रस्तावक और समाज सुधारक थी। एक लुप्त हस्ती थी, भारतीय इतिहास में एक लुप्त हस्ती थी। और ये है भारत में क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण बैंकों की स्थापना भारत सरकार द्वारा अधिनियम डाक के प्रावधानों के तहत की गई थी, 1976 के तहत किया गया था। और इसकी स्थापना नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ये याद करना जरूरी है। और इसमें पूरे क्या लेन देन है, क्या लक्ष्य है, पूरा एनालाइज किया था। और यूपी गवर्नमेंट, आप जानते होंगे कि यूपी गवर्नमेंट जो है सितंबर 2022 में यूपी द्वारा आदेश के अनुसार राज्यों के मदरसों, यानी कि जो भी हम लोग का नहीं, जो कि उन लोग का होता है, एक मुस्लिम समुदाय का मदरसा में पढ़ा जाता है सभी बच्चे, तो उनके लिए भी मैंडेटरी है कि आप एक राष्ट्रगीत नहीं गाएं, लेकिन राष्ट्रगान आप जरूर गाएं। तो उनके लिए सभी कक्षाओं में शुरू करने के लिए से पहले डैक्स का गाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो वो है राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक। वो आपको 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता सत्र में गाया गया था। इसकी बंगाली रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भरतो भाग्यो विधाता, उन्होंने जो एक्सेंट होता है ना बंगाली का, तो वो अलग होता है, तो भरतो भगो भाग्यो विधाता उस ऐसे लिखा गया था, लेकिन इन्होंने अपनाया तो हिंदी में इनको कन्वर्ट करके अपनाया। और पहला छंद भारत का संविधान द्वारा लिया गया था, जिसमें 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान को प्रस्तुत 52 सेकेंड के लिए किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, औपचारिक रूप से। और रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता, और उन्हें गीतांजलि के पहले से लेखक थे। जब हम क्वेश्चंस बना रहे थे तो हमारा माइंड में आया कि ऐसा कौन सा काम है कि ये है जो कि उन्होंने किया। और अभी के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध बुक लिखी जाती हैं, उनके बारे में पढ़ी जाती है, उनकी वीरता की कहानी को लिखा जाता है, लेकिन उन्होंने भी पहले से एक लेखक थे, इसलिए उनका जो भी गीत था, राष्ट्रगान था, उनको अपनाया गया। और टैगोर की रचनाओं को दो देशों के लिए राष्ट्रगान के रूप में चुना गया था, एक है भारत का जनगण मन और बांग्लादेश में अमार सोनार बांग्ला, इसके बारे में। और इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखे थे, भरतो भाग्य विधाता। तो ऐसे हम लोग को तो एक्सेंट भी नहीं आता है। और कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर के ईद उल फितर और रमज़ान जैसे त्योहारों में किया जाता है, तो रऊफ़ किया जाता है। वो रऊफ़ होता है जम्मू कश्मीर में ही होता है। और बराबर की गुफाएं कहाँ हैं, तो वो है बिहार में, बिहार का जहानाबाद ज़िले के मखदुमपुर में है। तो आई होप हमारी वीडियोज आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम बहुत अच्छे वाला इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी भी एग्जाम्स में अगर इसको सुनते हैं तो ज़रूर एक आपको याद रहेगा, तो टिक लग ही जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।